ड्यूटेरोस्टॉमी, इनमें ड्यूटेरोस्टोमी, डिफरेंस। प्रोटो हुँ, हमने बात भी किया था, वो इम्पोर्टेंट भी बोला था और कुछ खास बनते भी नहीं इधर। और आगे देखो हुँ, सेगमेंटेशन में इन सब से कुछ भी नहीं आया है, इन सब से कुछ भी नहीं आया हुआ आगे से। फिर भी हमारे बेसिक हुँ, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, एक बार हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा देख के नहीं पढ़ना चाहिए कि बस एग्ज़ाम में जो आया बस वही पढ़ लें, ठीक है ना? हुँ, ऐसे तो देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम मान लो हमने बीएससी का सेकंड ईयर पढ़ा, उसके बेसिस पे हुँ। उसके बेसिस पे हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। तो क्या हम बस वही 10 क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए? हम हमारी 70 मार्क्स के ही तो आते हैं सर ये पेपर। हाँ, हाँ, इतने मार्क्स के आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, देखा जाए 14 क्वेश्चन आते हैं। बट क्या हमें बस हुँ, 14 क्वेश्चन का आंसर ही करना आना चाहिए, मतलब कि बस इसी चीज़ के लिए, ये अगर ये चीज़ करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके भी हो जाता बस है ये तो। वो कर लो, रट लो अच्छे से बैठ के। हुँ, पास तो आराम से हो जाओगे, पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालाँकि समझना है कोई टॉपिक्स, आगे जाके कभी काम में आएगी ये चीज़ें, तो हाँ, ज़रूरी है पढ़ना। हुँ। चलो अभी देखते हैं आज की क्लास को हम। सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो नाम से पता चल रहा होगा कि हाँ, क्या होता है। सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रहेगा, ठीक है, उसके अलोंग हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, सेगमेंट। It is another common feature of the metazoan body plane. Each segment is called metamers. हर एक सेगमेंट मेटामर्स कहलाता है, सोमाइट कहलाता है, ठीक है, मेटामियर कहलाता है। ट्रू सेगमेंटेशन अकर्स इन एनालिट्स में, आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है ना, एंड मोस्ट ऑफ द कोडेट्स में, ठीक है, हमें देखने को मिलता है ट्रू सेगमेंटेशन। सम अदर ग्रुप्स शो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, मतलब बाहर बाहर से हमें देखने को मिलेगा कि हाँ सेगमेंटेड है ना। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन ऑफ द एक्टोडर्मल बॉडी वॉल, बाहर की जो बॉडी वॉल है हमें बाहर से मतलब कि देखने से लग रहा होगा कि हाँ सेगमेंटेड बॉडी है, बट नहीं, एक्चुअल में नहीं होती है। तो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन हमें कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। Segmentation permits greater body mobility and complexity of structure. सेगमेंटेशन से की वजह से स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है ना। अच्छी मोबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है। एंड फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट एक अलग अलग फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं। It divides uh, it divides the body into a series of compartments in which appendages, musculature, uh, gen- ganglia, nervous, blood vessel, coelom, and all other body organs are replicated. मीन्स हर एक जो सेगमेंट है वो अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। दिस अरेंजमेंट इज बेस्ट सीन एनालिस्ट में, ये सबसे अच्छा देखने को मिलता है हमें, ठीक है, एनालिटर में। And you will learn more about true segmentation as seen in Annelida. यूनिट 7 में जब हम देखेंगे एनालिडा तो थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लेंगे। हालांकि सेगमेंटेशन ज़्यादा आगे हम नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत ही बस बात करते हैं ऊपर ऊपर से, कभी भी इतना डीप नहीं जाते सेगमेंटेशन पे। बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई सेगमेंटेशन एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। बाकी इसका कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इन कॉर्डेट्स सेगमेंटेशन इज यूजुअली अपीयर इन द एक्सियल स्केलेटन, मसल्स में देखने को मिलता है एंड नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द प्रिवेलेंट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स। हाँ देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ। ये थोड़ी हिस्ट्री टाइप की बातें रहने वाली जो ज़्यादा कुछ काम में आने भी नहीं वाली, ठीक है? लोग पढ़ते इसको भूल जाते हैं, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती है।
Origin and diversification of metazoa. The fossils record of early metazoans is extremely uh, fragmentary. मतलब कि टुकड़े 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 में हमें मिले हैं जो हमें फॉसिल्स मिले हैं. The earliest known fossil of metazoans have been found from uh, Ediacaran, डेकेरियन एडियकेरियन जो भी पीरियड है, ठीक है ना, 600 से 545 माइल्स ईयर अगो. MYA इतने पहले हमें देखने को मिले थे. इतने पहले के फोसिल्स हमें देखने को मिले. इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हमें कहाँ इतना करना है. Researchers have found fossilized biochemical evidence that suggests that the common ancestor of all living organism species may have existed about 770 MYA miles year ago. इतना MYA इसमें क्या होते हैं? MYA का मतलब फुल फॉर्म पता है क्या आपको? नहीं सर, गूगल कर। मैं भी इवोल्यूशन ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ. MYA इवोल्यूशन. MYA मिलियन ईयर ago. In evolution, मिलियन इतना मिलियन ईयर्स अगो. 545 मिलियन हाँ सर, मिलियन ईयर. मिलियन ईयर एगो ही है। हम्म. तो मैं तो वैसे भी अगर मैं जब ये पढ़ने जाऊंगा ना तो मैं खुद बिल्कुल स्किप करूंगा इस टाइप के पोर्शन को, लेकिन एज ए टीचर मैं स्किप नहीं करा सकता. हो सकता है कभी ना कभी कुछ आ जाए. छोड़ो. व्हाट वुड हैव दिस कॉमन एंसिस्टर लुक्ड लाइक. अब वैसे हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं. जब चैप्टर शुरुआत हुई थी तब से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई सभी ऑर्गेनिज्म का एक ना कहीं जाके एक कॉमन एंसिस्टर रहा होगा. वही चीज़ यहाँ पे बकी जा रही है. बस बस बात ये है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक वो बता गया है कि हाँ भाई इतने साल पहले तुम्हारे पास जो सारे ऑर्गेनिज्म थे उसकी वो एक उनके जो कॉमन एंसिस्टर थे वो इतने साल पहले एग्जिस्ट करते थे, ऐसा कुछ. व्हाट वुड हैव दिस कॉमन एंसिस्टर लुक लाइक. कैसे कैसे दिखाई देते होंगे हमें क्या पता. नहीं यस, हम बस इस चीज पे सोच मतलब कि बस अपना विचार दे सकते हैं हाँ भाई ऐसे दिखते होंगे. एक्चुअल में कैसे दिखते थे वो कोई नहीं जानता, नहीं कोई जान पाएगा. हाउ डिड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमंग मैनी जूलॉजिस्ट. सब अपने अपनी थ्योरी देते हैं जिनकी ज़्यादा लॉजिकल लगती है तो उनको एक्सेप्टेंस मिलता है. हालांकि थोड़ा बहुत तो मिल जाए. कभी ऐसा नहीं होता कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ बात बोली और साइंटिस्ट की पूरी कम्युनिटी उस चीज़ के लिए राजी हो जाए, मान जाए. ऐसा नहीं होता. Origin of multicellularity. Recall that we have said earlier in the unit that among a among along with fungi, coenophyllaceae and some other groups of unicellular organisms are placed in a supergroup called of Ophistochonta. हमने रखा था इस ग्रुप में. Molecular studies and cDNA studies shows that among the Ophistochonta, Coenophyllaceae is a sister group of Metazoa. बकवास ही है. Morphological and phylogenetic evidence in support of their relationship have been cited. बिल्कुल काम की चीजें नहीं है. Coenophyllaceae cells देखने को मिलती है. Data similar in structure to coenocytes.
में भी कोलोसाइट्स होती है, कोइनोसाइट्स में भी देखने को मिलता है। कोइनोफ्लैजिलेट्स, अगर यहाँ पे कोइनोसाइट्स की कोई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स में जो कॉलर सेल है, कोइनोफ्लैजिलेट्स में जो कॉलर सेल है वो एक दूसरे से थोड़े बहुत सिमिलर, फाउंड इन स्पॉन्जेस एंड सम निडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स। कोइनोसाइट्स जो सेल है वो कुछ स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं, कुछ निडेरियंस में देखने को मिलते हैं और कुछ इकाइनोडर्म्स में हमें कोइनोसाइट सेल देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली बात है, स्पॉन्जेस, निडेरियंस और इकाइनोडर्म्स ये सभी मल्टी सेलुलर है, तो इनमें कोइनोसाइट सेल देखने को मिलती है। जो कोइनोसाइट सेल है वो कोइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कुछ दिखाई पड़ते हैं। कोइनोफ्लैजिलेट्स को हम रखते हैं प्रोटोजोआ में। Sponges are morphologically the simplest multicellular animal। हाँ, सबसे सिंपल तो स्पॉन्जेस ही है। सबसे सिंपल वाला फाइलम स्पॉन्जेस है। फिर आगे बढ़ते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फाइलम में तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एंड कंसिडर द बेसल ग्रुप ऑफ मेटाजोआ एंड दिस पोजीशन इज सपोर्टेड बाय मोलिकुलर स्टडीज। ये जो मेटाजोआ है वो उनका बेसिक बेसल ग्रुप है हमारे पास मेटाजोआ, जो स्पॉन्जेस इनमें आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास है नहीं इस चीज में। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स आर एब्सेंट इन मेटाजोन्स, मेटाजोन्स में फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स नहीं होते हैं। Genes that code for certain protein that have a role in cell to cell adhesion, cell to cell adhesion समझते होगे, सेल सेल का जुड़ना। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उस प्रोटीन के लिए जो जीन होते हैं, genes that code for certain protein that have a role in cell to cell adhesion, cell to matrix adhesion, सेल का उनके मैट्रिक्स adhesion and cell signaling में रोल होता है, that were known only from metazoa have now been found in homologous to gene that have similar function in Quenoflagellates। पहले ये बस मेटाजोन्स में देखने को मिलता था, मेटाजोन में देखने को मिलता था, बट हाँ अब सेम टाइप की जो जीन्स है वो Quenoflagellates में भी देखने को मिलती है। तो ये इन दोनों की रिलेशनशिप बता रही है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बता रही है, हाँ दोनों कहीं ना कहीं सेम है। Similar genes for cell adhesion and cell signaling have also been found in other unicellular organisms। सेम टाइप की जो जीन्स हैं, जो सेल कुछ सेल सेल एडिशन, सेल मैट्रिक्स, सेल टू सेल मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, सेल सिग्नलिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सेम टाइप की जीन्स जो है वो कुछ यूनिसेलुलर में भी हमें देखने को मिलती है, जो इंडिकेट करती है दैट सेल सिग्नलिंग प्रीडेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिसेलुलरिटी टू मल्टीसेलुलरिटी की। सेल सिग्नलिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल में भी सेल सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट होता था, और मल्टी सेलुलर में भी सेल सिग्नल काम करते हैं। सिग्नल्स जो है, सिग्नल मॉलिक्यूल वो सिंगल सेल से मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेंगे और मल्टी सेलुलर में भी। मॉलिक्यूल का काम बस ऐसा नहीं होता कि एक सेल से दूसरे सेल तक के बीच में कम्युनिकेट करना, विद इन दी सेल के डिफरेंट पोर्शन में भी वो काम में आता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। हम समझना कि यूनिसेलुलर में उनको कम्युनिकेट कहाँ से करना है, विद इन दी सेल भी ये यूज होते हैं। हालांकि इसके ऊपर पूरा ऐसा करके मॉलिक्यूल रहती है। Molecular phylogeny shows that colony formation arose early in the Coenoflagellates lineage। सबसे पहले जो कॉलोनी बना के रहना, ये Coenoflagellates में हमें देखने को मिले। Among the living Coenoflagellates, Pterospongea is a colonial form that is able to propel itself by the action of its flagella in water। मतलब ये अपने आप को प्रोपेल कर सकते हैं, आगे की ओर पुश कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं फ्लैजेला को हेल्प करके, और ये कॉलोनी बना के रहते हैं। कोएनोफ्लैजिलेट्स से। This bring up the question whether the common ancestor of coenoflagellates and metazoans was a colonial और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो कॉमन एंसिस्टर है कोएनोफ्लैजिलेट्स के और मेटाजोन्स के, वो
कॉलोनी बना के रहते थे वो ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। तो कॉलोनी बना के रहना तो ऑब्वियसली बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे। क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे कोइनोफ्लेजिलेट्स के जो एंसेस्टर थे और जो मेटाजोन्स के एंसेस्टर थे, क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कॉलोनी बना के रहते थे? सेवरल हाइपोथेसिस दी जा सकती है और क्या ही कर सकते हैं। सेवरल हाइपोथेसिस वर सजेस्टेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स। मेटाजोन्स की ओरिजिन को समझाने की कोशिश करती है। द मोस्ट प्रिवेलेंट हाइपोथेसिस इज दैट दे अरोज फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स। ये जो मेटाजोन्स है वो आए हैं कहाँ से? फ्लैजिलेट, कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स, ऐसे फ्लैजिलेट्स जो कॉलोनी बना के रहते थे वहां से मेटाजोन्स अराइज हुए हैं, ठीक है। In which the cell gradually became more differentiated and interdependent। जो कॉलोनी बना के रहने लग गए, पहले तो मान लो सिंगल सिंगल रहते थे, फिर आए साथ में कॉलोनी बना के रहने लग गए। अब कॉलोनी बना के रहने लग गए तो एक दूसरे की आदत लग गई इनको, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कॉलोनियल फ्लैजिलेट फॉर्म इन विच द सेल ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो सेल थे वो बन गए कैसे? डिफरेंशिएटेड, मतलब कि ये अलग काम करने लग गया, बाकी काम के लिए ये बाजू वाले पे डिपेंड करने लग गया, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने लग गया। तो ये धीरे ग्रेजुअली ये डिफरेंशिएटेड हो गए और इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड होने लग गए, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ है नहीं खास। The colonial flagellates hypothesis that was first proposed by हैकल इन 1874। 1874 में पहली बार हैकल ने कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स हाइपोथेसिस दी। विद सेवरल लेटर रिवीजन, फिर धीरे धीरे इनमें कुछ सुधार भी किए गए। हैज बीन इन फेवर फॉर मोर देन ए सेंचुरी। इनको 100 साल से भी ज्यादा तक इसको माना गया। इन दिस क्लासिक स्कीम मेटा जोन्स descended from a hollow spherical colony of flagellates cell। कि ये जो मेटाजोन्स है वो अराइज किए हुए हैं कहीं ना कहीं फ्लैजिलेटेड सेल से जो एक कॉलोनी बना के रहते थे। दिस हाइपोथेसिस दिस दिस हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड ब्लास्टिया। ब्लास्टिया हाइपोथेटिक नाम है, वैसे हमें याद भी नहीं रखने। एंड वाज कंसीडर्ड टू बी, बस समझ लो कि हाँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे सोची रही थी उस समय में, ठीक है ना, और कुछ नहीं। एंड वाज कंसीडर्ड टू बी सिमिलर टू दी ब्लास्टुला स्टेज। ये जो ब्लास्टिया इन्होंने नाम दिया, ये इनको जस्ट लाइक ब्लास्टुला स्टेज, जहाँ पे सेल्स एक ग्रुप बना के, ठीक है ना, हॉलो अंदर से खाली रहती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे भी ये बोल रहे थे कि जो कॉलोनी है वो स्फेरिकल है और होल कॉलोनी है, ठीक है? अंदर से खाली खोखली थी, like blastula stage of present day metazoans। Similar structure, similar structure and organization of cell is also found in colonial phytoflagellates, ठीक है ना। फाइटोफ्लैजिलेट्स में हमें देखने को मिलता है जो कॉलोनी बना के रहते हैं, वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है, एंड दी कॉलोनियल कोएनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलता है, प्रोटेरोस्पोंजिया में देखने को मिलता है। Though molecular data shows that metazoans did not arise from volvox, rather they evolve in parallel। हम जो मोलिकुलर डाटा बताता है कि जो मेटाजोन्स है, हाँ वो वॉल्वॉक्स से इवॉल्व नहीं हुए, बट हाँ वॉल्वॉक्स का इवोल्यूशन और जो मेटाजोन्स का इवोल्यूशन था वो पैरेलल चल रहा था, ठीक है। दिस प्री मेटाजोन में हैव बीन ए स्फेयर और मोनोफ्लैजिलेटेड कॉलर्ड सेल। ये जो पहले के ज़माने के जो मेटाजोन्स थे, प्री मेटाजोन्स, जब इनका डेवलपमेंट अभी इवोल्यूशन हो ही रहा है, तो उनके पास कॉलर्ड सेल्स था, ठीक है, जो अडेयर हो सकते थे टू ईच अदर बाय जिलेटिनियस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू वो एक दूसरे से अटैच हो सकते थे। इन विच दी सेल में हैव बीन एम्बेडेड, जिसमें सेल एक दूसरे में धस भी सकती थी। कुछ बातें इसमें याद नहीं रखने, बस समझ लो कि क्या कैसे कैसे ये लोग कुछ से कुछ हाइपोथेसिस दिए जा रहे हैं। इसलिए इस टाइप की चीजें कोई पूछता भी नहीं है। इस टाइप की चीजें एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, क्योंकि पूछने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जो कि रियल है और जो कि अब
एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि हाँ ऐसा होता है ऑर्गेनिज्म में, वो सब चीजें इतनी बड़ी पड़ी है, तो उनको यहीं से पूछना होगा। देयर मस्ट हैव बीन ए डिस्टिंक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन द प्रीमेटाजोन्स प्रीमेटाजोआ। तो एक डिस्टिंक्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस देखने को मिलता है हमें प्रीमेटाजोआ में, हालांकि किसी ने ही देखा, ठीक है। एंड इट मे हैव स्वम विद द एंटीरियर एंड फॉरवर्ड हटाओ। This hypothetical structure structure को भी this hypothetical structure resembles the blastula stage। और ये जो स्टेज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लास्टूला स्टेज से कुछ मिलता जुलता था, जो कि हम फिगर 12.c में देख के समझ सकते हैं। ऐसा कुछ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सेल स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव फॉर्म shown एज ग्रे कॉलर्ड सेल। ये जो सेल हैं ग्रे कलर के, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल बिगिन टू फोल्ड इन मेकिंग टिश्यू, ये अंदर की ओर ऐसा आने लगे और टिश्यू बनने लगे, अब ये टिश्यू बन जाएगा सर। हालांकि ये सब इनकी हाइपोथेसिस है, मनगढ़ंत बातें हैं जो इन्होंने थोपने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, हालांकि जरूरत भी नहीं है अब इस चीज की। The individual cell the individual cell in the colony become differentiated। जो कॉलोनी में एक जो सेल थे वो डिफरेंशिएट हो गए, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। इनटू स्पेसिफिक सेल लाइक रिप्रोडक्टिव सेल, कुछ सेल रिप्रोडक्टिव सेल बन गए, कुछ सेल फीडिंग के काम में आने लगी, कुछ सेल सेंसरी सेल बन गई, सेंसेशन के लिए, सेंस करने के लिए एनवायरनमेंट को, कुछ सेल सोमेटिक सेल बन गई, thus allowing the colony organism to work as a whole। पूरे जो कम्युनिटी इन डिफरेंट डिफरेंट सेल की, ये मिलके एक साथ काम करने चाह रही है। यहीं से हमारे पास हमें कुछ पता चलता है कि हाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा मल्टी सेलुलर का उत्पत्ति। The Blastia becomes double walled by invagination of its cell। जो ये कुछ काम की नहीं है। The colony forms must have been radially symmetrical। जो कॉलोनी फॉर्म हुई थी वो रेडियली सिमेट्रिकल थी, पहले जमाने की जो भी प्री फॉर्म्ड, जो भी पहले टाइम की जो कॉलोनी थी वो सिमेट्रिकल थी। पहले टाइप की जो कॉलोनी से जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए वो सिमेट्रिकल देखने को मिलते थे, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती थी। अब भाई साहब कोई आए हैं उसका नाम लेके, revised the hypothesis suggested that instead of invagination there must have been a ingression wandering inside ingression of cell resulting in a solid organism, may be like the planu- planua planula larva of the Cnidarians and Ctenophora. The organism did not have a mouth, and Cnidarians and the uh, and the extent Ctenophoras may have arisen from this form। उन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करी है, प्लेनुला लार्वा लाइक एंसिस्टर, जो कि हमें दिख रहा है कि बाहर की ओर जो फ्लैजिला है, इनका तो फ्लैजिला ही अलग है। ये ये एंडोडम, ये एक्टोडम, उसके बाहर की ये फ्लैजिला दिखाने की कोशिश करी, ये कौन सी फ्लैजिला है? छोड़ो इस चीज को, ये दूर दूर तक कहीं नहीं, किसी काम की भी नहीं है। Some of these planula-like organisms might have settled at the bottom of the oceans and adopted the creeping form of locomotion, developing the dorsal and ventral surface. A ventral mouth may have formed along with a start in civilization। Civilization हम समझते हैं, छोड़ो। This would have given rise to the earliest acylomorphs and to the ancestors of bilaterians, bilateral organism के ancestor। However, there are still many alternative views as more molecular evidences come to light. The origin of metazoans will become clear। वैसे ये सब में अभी यहाँ तक में जितनी भी थी, ये भाई साहब की जितनी भी थ्योरी थी वो कुछ काम की है नहीं, ठीक है ना। ना ही समझने के लायक थे, ना ही इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लायक थे कि हमने कुछ अच्छा याद किया है। और एग्जाम में तो कभी ये चीजें कभी नहीं पूछी जा सकती।
एक सिंपल सा टॉपिक, चीजें खत्म होने वाली है। आपने उसके बारे में सुना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? हाँ जी सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बकवास स्ट्रक्चर जिसको हम ना भी पढ़े तो कोई ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओ, मैं कुछ नहीं भी आता। सबने कुछ ना कुछ बताया एटॉमिक के बारे में। कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसने कुछ ऐसा बोला जिसका कुछ काम ही नहीं बनता है। वो जो पुटिंग वाला था, और प्लम एक। पुडिंग मॉडल, हाँ, प्लम। वैसा ही कुछ भाई साहब ये लेके आए हैं। ठीक है ना? देखो, इन्फॉर्मेशन क्या होती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन आप जैसे कि कुछ ऐसा है कि एग्जाम में पूछने के लायक, एग्जाम में पूछता है तो वो हमें चलो भाई उस हिसाब से याद रख लें। कुछ ऐसा कि हाँ भाई कुछ हमने इन्फॉर्मेशन याद रखी है, कुछ अच्छा कुछ याद रखे हैं। अब तरबूज जैसा दिखता था, सारे जो पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज बीच बीच में धसे हुए हैं। कोई लॉजिक तो बिल्कुल जमीन आसमान में कुछ भी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। बस एक ही चीज उन्होंने सही बोली है, क्या? हाँ भाई, गोल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और उसके अलावा क्या ही चीज है। तो ऐसे चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। याद रखना, अब क्यों क्यों ही हमें याद रखना कि वो वही प्रॉब्लम जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें बताया जाता है 9th क्लास से। लेकिन हाँ, अब हम इतने हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन को छांटना आना चाहिए, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। हालाँकि ये इस यूनिट के बाद मुझे नहीं लगता कि आगे की यूनिट में कुछ ऐसे कुछ बकवास चीज़ें आने वाली है। अब सभी लॉजिकल आने वाली है। यहाँ पे ये थोड़ी-सी इवोल्यूशन वाला टॉपिक आ गया। इवोल्यूशन जहाँ पे भी आता है थोड़ा बोरिंग सा ही होता है। ये सब मन गलत बातें ही होती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि हमने साइंटिफिकली कुछ प्रूफ कर दिया हो कि हाँ भाई देखो ऐसा कुछ होता होगा। ज्यादातर चीजें मंद ग्रंथ ही होती है इवोल्यूशन, जब देखोगे तो। डाइवर्सिफिकेशन एंड फाइलोजेनी ऑफ एनिमल्स। कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ और कैसे इतने डाइवर्स हो गए एनिमल्स, और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना? फाइलोजेनी की रिलेशनशिप देखने वाले हैं। हालांकि कुछ भी नहीं देखेंगे, सब बकवास ही लिखी होगी। जब हम इंडिविजुअल एक एक फाइलम को पढ़ेंगे तो वहाँ हम थोड़ी सही से देखेंगे। In section 2.3, we have discussed that grouping of animals into informal taxa that are intermediate between the phylum and the kingdom, animal kingdom, is by using characteristics of body design and architecture. Figure 2.15 shows the diversification and phylogeny of living organism animal groups. मेटाजोआ, ये यू मेटाजोआ यहाँ से निकले, बाइलेटेरिया यहाँ से, ड्यूटेरोस्टोमिया और लोपोट्राइकोजोआ, लोफोट्रोकोजोआ और एक डियोसोजोआ। वैसे हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, बस हाँ, हमें याद रखना है। पोलीफेरा, सिलेंटेरा, टेरोफोरा, या तो निटेरियंस। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, हेमिकोल्रा यहाँ पे ही आ गया, ये रहा। प्लेटीहेल्मिन्थिस, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे हम। नीमेटोडा तो मुझे नहीं लगता कहीं पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। एनालिडा मोलस्कस, 41 आगे देखेंगे। फाइलम तो फिलहाल फाइलम को देखेंगे। कोर्डेटा इकाइनोडा मेरा, देखेंगे इन चीज़ को आगे। हमें इतनी डाइवर्स नहीं पढ़ना अभी। जूलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज अबाउट 36 फाइला उन्होंने रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हालांकि हम कुछ ही पढ़ने वाले हैं इनमें से। ऑफ एनिमल ऑफ विच ओनली 15 मेजर फाइला आर शोन इन आर फिगर। फिगर में 15 दिखा रखे हैं, वैसे भी हम 15 भी नहीं पढ़ने वाले हैं। द फॉलोइंग इंटरफेस inferences inferences can be made out the relationship among the selected group of animals found in figure. All animals share a common ancestor, हाँ सभी के सभी करते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। All extinct as well as extant animal lineages seems to have descent from it। सभी जो ऑर्गेनिज्म है जो अब तक मर विलुप्त हो चुके हैं, जो या तो विलुप्त होने वाले हैं, या तो जो अभी हैं, वो कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट से ही ओरिजिनेट हुए थे, वैसे descent हुए। Among the extant animals, porifers branches out near the basis of the tree.
जो इवोल्यूशन की जो ट्री है उनके बिल्कुल बेस से हमें बेस में हमें देखने को मिलते हैं पोरीफर्स। लेकिन ये सब कुछ बातें काम की नहीं है। Molecular studies indicate that these must have been the first metazoans। जो फर्स्ट मेटाजोन्स थे वो पोरीफर्स थे इनके हिसाब से। इंडिकेट हो रहे हैं, मतलब कि है नहीं एक्चुअल में, ऐसा नहीं बोल सकते फर्स्ट मेटाजोन्स वर पोरीफेरा, नहीं। इंडिकेट हो किया जा रहा है कि हाँ ये होंगे। यूमेटाजोआ आर दी एनिमल्स विद ट्रू टिश्यू, जिनमें ट्रू टिश्यू होता है, मतलब कि जैसे टिश्यू आके कॉलोनी बना के अलग अलग काम कर रहे हैं, वो नहीं। हर एक टिश्यू एक स्पेसिफिक मतलब कि सेल्स आए और मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करे। जो ट्रू टिश्यू है उनको बोलेंगे। बस सेल के एग्रीगेट को टिश्यू नहीं बोला जाता, हमें पता है टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। तो यूमेटाजोआ में ऐसे एनिमल्स थे जो जिनके पास ट्रू ट्रू टिश्यू होता था। These can be divided into groups। ये डेटा में डिवाइड किया, इंक्लूडिंग दी टीनोफोरा एंड निडेरिया, दैट आर डिप्लोब्लास्टिक होते थे, हैव रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती थी, एंड ग्रुप बाइलेटेरिया। तो दो ग्रुप में रेडिएटा रेडियल सिमेट्री नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। और एक ग्रुप में बांटा गया रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटर में स्टीनोफोरा निडेरियंस थे जो कि डिप्लोब्लास्टिक थे, रेडियल सिमेट्री थी। और एक ग्रुप बाइलेटेरिया विच इंक्लूड दी रिमेनिंग यूमेटोजोन्स यूमेटोजोन्स फाइला। बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी थे वो बाइलेटेरिया में आते थे। दीज एनिमल्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री थी। तीन जमले थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। हालांकि ये कुछ काम नहीं आने वाली क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन हमें नहीं याद है। बाइलेटेरियंस वैसे नाम देख के कभी कभी होता है ना, नाम से हमें कुछ बाइलेटेरियंस तो नाम से पता है, बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म बाइलेटेरियंस बोल दिया होगा। तो नाम देख के कभी कभी हमें पता चल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हमने वो चीज पढ़ रखा है तभी हम उसका जवाब दें। हम कभी कभी नाम देख के हम सोचते हैं भाई ये नाम कुछ क्या इंडिकेट कर सकता है, वो हमें आना चाहिए। बाइलेटेरियंस कैन बी एसिलोमेट। बाइलेटेर जो बाइलेटेरियंस वाले थे वो एसिलोमेट्स हो सकते हैं, सोलोसिलोमेट्स हो सकते हैं, और यूकोसिलोमेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और सिलोमेट्स भी हो सकते हैं बाइलेटेरियंस। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, जो कि हम जानते हैं यही दोनों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेस्ड ऑन दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। हमने देखा था इन्हीं के बेसिस पे देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है प्रोटोस्टोमिया में और ड्यूटेरोस्टोमिया में, दोनों में डिफरेंस देखे थे हमने। प्रोटोस्टोमिया आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, जो कि हमें कभी नहीं पढ़ने, किसी काम की नहीं है। ये हमें नहीं जानना। As the animal grows, its head deuterostomia includes the echinoderms, hemichordata and chordata। deuterostomia में ये तीनों आते हैं, echinodermata, hemichordata and chordata, लास्ट के तीन फाइलम, ठीक है ना। All these phyla consist of invertebrates except for one phylum chordata। chordata को छोड़ के deuterostomia, ठीक है ना, ड्यूटेरोस्टोमिया, इसमें तीन फाइलम हमें देखने को मिलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडर्टा, ये दोनों तो इनवर्टिब्रेट है, ये दोनों इनवर्टिब्रेट है, और जो कोडेटा है ये वर्टिब्रेट है। At present, the evidence in support of the relationship shown in 2.15 हम देख सकते हैं, जैसे जो भी रिलेशनशिप है इनका हमें नहीं जाननी वैसे भी, seems strong, but this is really a work of progression as and as more evidence accumulates, these phylogenies may change। ये जो रिलेशनशिप है उनको बदल भी सकते हैं जैसे जैसे हमें नए नए एविडेंस मिलते जाएंगे। तो may change as science in an ongoing process of inquiry, काम चले जा रही है इधर। In the following unit, we will explore the classification and characters of the major animal phyla along with their interrelationship। क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो अपने हिसाब से पता चल जाते हैं, बस उसी पे फोकस करना। हाँ, एक बार पढ़ने के लिए तो कुछ भी जो भी चीजें लिखी है ना, एक बार पढ़ने
ड्यूटेरोस्टोमिया उसको फर्दर बिल्कुल काम में नहीं आती है। हमें बस प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में का पता हो कि दोनों में हालांकि इनके बारे में भी हमें फुल डिटेल में पता हो, इतना भी हमें नहीं करना, ठीक है ना। अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ने जाओगे प्रोटोस्टोमिया को ड्यूटेरोस्टोमिया को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए दोनों में हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों है क्या चीज़। बाकी इनको ड्यूटेरोस्टोमिया की क्लासिफिकेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रोटो सॉरी ड्यूटेरोस्टोमिया की नहीं, यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया को क्लासिफाई किया गया था 2 ग्रुप में। ड्यूटेरोस्टोमिया को क्लासिफाई नहीं किया गया प्रोटोस्टोमिया को। ड्यूटेरोस्टोमिया में तो 3 फाइलम आ ही रहे हैं। लास्ट के 3 फाइलम आ रहे हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। क्या इसको क्लासिफाई किया जाएगा? और जो प्रोटोस्टोमिया है उसमें बहुत सारे फाइलम आ रहे हैं। इसीलिए इसको 2 में बाँट दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनको 2 ग्रुप में बाँट दिया गया होगा। क्राउन ऑफ पेंटिकल्स हमें नहीं जाननी ये सब चीज़ें, छोड़ दो, ठीक है। इसके नोट्स आपने स्टार्ट किए क्या बनाना? सर पहले वाले की नहीं पूरे पर तो देखो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहले वाले में कुछ ऐसा नोट्स मुझे बना। तो सर इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, मैंने जितने बस वो नोट्स। प्रोटोस्टोम और हाँ। ड्यूटेरोस्टोम वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट था और वो हुँ। सिमेट्री वाला लगा। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में जानते हो, अगर आपने जब अगर 12th क्लास कभी पढ़ी पढ़ी होगी है, कभी क्या, अगर कुछ ऐसे टीचर से पढ़ा होगा ना जो 2 बात हुँ, एक्स्ट्रा बताते हैं, तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया उधर भी वो लोग बताते हैं, क्योंकि मैंने जो प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया पढ़ा था, मेरे को 12th में ही पता चल गई थी इस चीज़ के बारे में। हुँ, और पढ़ के ही फ़ील आती है भाई कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। क्योंकि हुँ, जो ऑर्गेनिज़्म है कैसे दोनों में डिफरेंस देखा, आपको खुद में थोड़ी बहुत तो फ़ील आई होगी कि हाँ भाई कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और आगे आ भी जाएगी धीरे पढ़ते-पढ़ते हाँ, खुद पता चल जाता है। और ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ डेवलप करना कि हमें टीचर बताए कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो नहीं। हमें देख के क्या रहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम को भूल जाओ कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। हमें देख के कैसा लगता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बकवास लिखी है या कुछ खास लिखी है। जैसे कि मैंने बताया था एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स वाला लेके कि वो जो तरबूज वाला एग्ज़ाम्पल देते हैं, प्लम पुडिंग, ये पुडिंग डिफरेंट डिफरेंट वाटरमेलन, बिल्कुल बकवास है इन्फॉर्मेशन वाइज़। अगर उसको हम इन्फॉर्मेशन वाइज़ देखें तो कि भाई इन्फॉर्मेशन अगर ये हमें रखे कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। बिल्कुल ख़त्म बोला है, कुछ भी ख़ास नहीं है। हुँ, उससे अच्छा जो पहले डेल्टन ने बोली थी बातें, क्या नाम था? डेल्टन के जो हाइपोथेसिस थे, वो बेटर थे। वो काफ़ी काफ़ी हद तक बेटर थे। बहुत सर बातें उन्होंने सही साइंटिफिक बताई नाम थी तो नहीं याद, कि उसकी फिक्स थ्योरीज़ रेशियो। याद है। हाँ, फिक्स रेशियो में वो मिलते हैं, ठीक है ना? एटम्स ऑफ हुँ, ईच एलिमेंट आर वो डिफरेंट फ्रो। स्कैटर्ड लाइट वाला वही तो हाँ, स्कैटर्ड जो हुए थे पार्टिकल्स वही वाला ठीक था एक्सपेरिमेंट तो। रदरफोर्ड वाला। रदरफोर्ड ने तो एक अलग ही हाँ, लेवल पे ले गई रदरफोर्ड नाम चीज़ों को। याद रदरफोर्ड से ही तो एटॉमिक बोल सकते हैं कि एक हुँ, अच्छा जंप मारा। जो अगर डेल्टन जैसी बातें मतलब सॉरी ये थॉमसन अरे रदर ये जो थॉमसन जे थे। थॉमसन। हाँ, अगर ऐसे 2-3 साइंटिस्ट और आ जाते अपना स्ट्रक्चर देने, ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर, तो हमें पढ़ना पड़ता, हमें पढ़ाते हैं ये। हमें बोलते हैं भाई पढ़ो, ऐसा बोला गया। हमें जो पढ़ाना चाहिए भाई जो एक्चुअल में है, जो वेव नेचर है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ। जो क्या नाम है उनके? नाम भी उनके बड़े गजब से हैं। अ, वेव इक्वेशन ईसाई इक्वल्स टू एसआई क्या है? क्या साइंटिस्ट था? अजब सा नाम है उनका। उनका कि नाम भी इतना अ, सिंपल नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अरे एचआई इक्वल्स टू ईसाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अरे कौन सा सर मेरे को लगा आप वो E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर वाला बोल एसआई इक्वल्स टू ईसाई? ये मेन वेव ओके, ओके। फंक्शन वाला जो दिया था ओह! हैमिल्टन सर मेरे वोल्टर। को E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर वाला। हाँ, एनर्जी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर तो बहुत फेमस है। हाँ, हाँ, आइंस्टीन ने बताया था। ऐसा ही कुछ भी सही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये। हाँ, श्रोडिंगर साइंटिस्ट के नाम भी ऐसे है ना। श्रोडिंगर ने दिया था। सर फिज़िक्स श्रोडिंगर के मेरी बारे ऊपर में से ही बताओ जाती है। एक्चुअल क्या है, चीजें नहीं है। तुम बच्चों को पढ़ाते हो प्लम पुडिंग, ये चीज थी ना ऐसे फिज़िक्स तो सर मेरी 11th में भी और 12th में भी दोनों में ऊपर से ही जाती थी। हाँ, क्या कौन सी ईसाई को ऐसा ईसाई
नहीं, मैं सर ये कह रही हूँ कि फिज़िक्स मेरे 11th में भी और 12th में भी दोनों में ऊपर से ही जाती थी। ये केमिस्ट्री भी है ना, केमिस्ट्री वाले portion में है ना इसमें। जब हम एटम्स को अच्छा। समझाते हैं, एटम्स कैसे बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाती है, प्योर केमिस्ट्री है इस जगह पे फिजिक्स बहुत कम है। यहाँ पे हाँ, केमिस्ट्री एटम बहुत में तो ज़्यादा है। ठीक है। जब एटम्स को हम सब एक एटम को जहाँ जब तक नहीं समझ पाएँगे, तो वो बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, हुँ, किस टाइप से करेगा, तो वो सब चीज़ को कैसे समझ सकता है। इस चीज़ को समझोगे तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बिना केमिकल्स के हुँ। आपने वो फंडामेंटल लेक्चर देख लिया था ना पक्का, जो मैंने आपको लिंक दिया था? सर मैंने वो कल वाला मैंने देख हाँ, लिया, मैंने कल रात को ही वो जो रिकॉर्ड किया अभी था आपने अपलोड जो अभी कल आपने अपलोड करा है वो तो मैं अभी क्लास से पहले ही तो देखा। हाँ, वो कल कल ही मैंने टाइम देख लिया होगा आपने नीचे, टाइम दिख रहा होगा। कल रात को ही मैंने हुँ, अपना मेरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोचा आज तो देखता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम इतना पढ़ रहे हैं। हालाँकि मैंने जो-जो बोला कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वही टाइप की चीज़ें पीछे पूछी भी गई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हुँ। हाँ, मैंने जो मैंने कल आपसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो लेयर वाला वो भी था। क्लास के दौरान जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन आए। अब मैं हुँ, वैसे जो ये है वो नहीं मैं पूछूँगा, ना ही मैं ज़्यादा उस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा। हुँ, हालाँकि मैं स्किप बहुत कम कराता हूँ, किसी चीज़ों को बिल्कुल स्किप तो मैंने आज पहली बार एक हालाँकि मैं बिल्कुल स्किप नहीं करता हूँ। हम बोलते हैं चलो भाई कुछ नहीं तो एक बार पढ़ के सारी निकल तो लें। सर हिस्ट्री तो बता रहे थे, हाँ, एक बार कैसे पढ़ के इवॉल्व निकल हुआ लें क्या था। एक बार पढ़ के निकल लेने में कोई बुराई नहीं है। बस एक बार पढ़ के निकल हुँ, लेते हैं, बस। और आपको अब आ जाना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बस टीचर ही बताएगा, आपको पढ़ने पे फ़ील आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो यही तो है डेवलपमेंट और क्या है? छोड़ो। हाँ, अब कल से सोच रहा हूँ 2 लेक्चर लिया करूँ, मतलब कि एक तो लाइव ले लेंगे हम और एक रिकॉर्डेड जो हमारा क्या नाम है, एक केमिस्ट्री का मैंने 109 चालू किया था, आपका है ना 109? वन सर व तो व नाम से याद है, अभी मेरे को कोड याद नहीं हुए तो बीबीसीसीटी 109 क्या नाम है? 2 मिनट में मैं मेटाबॉल चेक करती हूँ। हाँ, हैगा मेटावर्स। हाँ, मेटाबॉलाइज़ेशन ऑफ क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऐसा कुछ है। हुँ, हाँ, वो तो है। वो आपका होगा, हुँ, मैं सोच रहा हूँ उसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर एंजाइम वाले के लेक्चर पे सर शायद आपने डाल रखे हैं ना फर्स्ट ईयर एंजाइम वाले वाले। के भी लेक्चर मैंने कुछ डाल रखे हैं, मतलब कि लगभग 3-4 यूनिट मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। एंजाइम वाला कंप्लीट करा दूँ फिर मैं रिकॉर्ड करके? हाँ, सर वो कंप्लीट करा। हाँ, फिर मैं एंजाइम वाला भी तो है ना? एंजाइम वाले का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करना चालू कर देता हूँ और ये तो हमारा लाइव चल ही रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। एंजाइम वाला पैरेलल हुँ, चलता रहेगा, तो क्योंकि हमारे पास समय वो ज़्यादा है नहीं, हम जल्दी-जल्दी कंप्लीट करके, ठीक है? फिर थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत बस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपने देखा होगा जो अभी क्वेश्चन आए 2 यूनिट से, एनिमल कैसे डाइवर्सिटी सर हम अभी हम कर रहे हैं। एंजाइम्स आपने लेक्चर डाल रखे हैं। हुँ, इसके बाद ये मेम्ब्रेन बायोलॉजी और बायो एनर्जेटिक्स रह जाएगा और ये मेटाबॉलिज्म वाला और जीन ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना भूल गया इंग्लिश कम्युनिकेशन हुँ, वो खुद करना है, ठीक है ना? हाँ सर वो मुझे मत वो बोलना मेरे को इंग्लिश पता है। हाँ, लाइफ स्किल्स और ये तो मेरे को पता है। और नहीं सर वो मेरे को पता है। एक हुँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आती है, जो टिक आउट करने वाले आते हैं। अब की बा इसी साल था सर वो हाँ, एमसीक्यू आता आप में अभी है एनवायरनमेंट वाला। आपके उसमें देखा मैंने, आपने जो भेजा था। एनवायरनमेंट नहीं है सर, लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल हाँ, जो भी ये लाइफ स्किल वाइफ स्किल है ये वाले खुद करना। मैं साइंस बेसिकली मैं जो साइंस वाला पोर्शन है वो कवर कराता हूँ। तो वो जो इंग्लिश विंग्लिश वाली हाँ सर होती है ना वो पता मैं है नहीं वो कराता हूँ। हालाँकि मैं बता सकता हूँ थोड़ी बहुत वो मैं तो बता पता सकता हूँ आपको हेल्प चाहिए हो तो बताना। है। इनमें तो आपके साथ में एक बार फालतू सब्जेक्ट मेरे बहुत सारे थे तो अब प्रीवियस ईयर के आवाज़ आपकी क्वेश्चन थोड़ी-सी पेपर आवाज़ करके क्लियर नहीं आ करे। रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इस साल हेलो अब आ रही है हाँ, सर? हाँ, इस साल? इस साल भी सर ये वाले वो सब्जेक्ट फालतू के बहुत सारे थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर के करे हैं ये वाले तो। हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप था, मीडिया एंड कम्युनिकेशन था और कौन-कौन से थे? वैल्यू एजुकेशन था, एनवायरमेंटल स्टडीज़ था। हाँ, जो भी ऐसा-ऐसा है ना, वो अलग से ही करने पड़ते हैं। वो तो सर वही मैं कर लूँगी। हाँ, उसमें कुछ ख़ास भी नहीं है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी इतने पढ़ोगे टफ है नहीं ये। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी हुँ, पढ़ोगे ना 70 से ऊपर 70% से ऊपर ही मार्क्स अचीव कर लोगे। बिल्कुल सिंपल ही यही रहती करा है सर अब की मैं भी यही कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल रहती हैं।
हालाँकि कल से बाकी हम अभी मैं प्रैक्टिकल देने गई थी तो बच्चों ने मेरे को थोड़ा डरा दिया कि इग्नू वाले फालतू में फेल कर देते हैं, पेपर सही दे के आओ जब भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू में फ़ेल नहीं करते। कुछ प्रैक्टिकल किस बच्चे बोल रहे थे कि जामिया में प्रैक्टिकल दे रहे हो? हाँ सर वही हूँ, स्टडी सेंटर ही वही है मेरा। अच्छा, स्टडी सेंटर है वो वो। वही उधर वो तो बात अलग है, प्रैक्टिकल मैं बहुत जाती ज़्यादा नहीं। चलते रहते हैं। उधर तो बहुत हम लोग की जब भी सुनता हूँ उधर प्रैक्टिकल चल रहे हैं जामिया में। हाँ सर, वो है भी तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है ना? बहुत ज़्यादा बड़ा है सर। हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रुप में देखता हूँ तो जामिया जामिया ही चिल्लाते रहते हैं। पता नहीं क्या है। बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे है घर से सर बहुत वो। ज़्यादा दूर प हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। हमने तो इधर से ही किया था। आजू-बाजू से हमारे घर के 3 किलोमीटर में कॉलेज आ जाती है। यहाँ पे सर इतने कॉलेज है नहीं है, मेरे को एक लड़की ने बताया था कि है यहाँ पे एक कॉलेज जिसमें है वो सब्जेक्ट, तो एक बार मैं पता करके आऊँगी, फिर वो चेंज करवा लें। हमारे इधर तो मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही कॉलेज मिल जाता है हमें। हुँ, हुँ। ऐसे नहीं। और कॉलेज में मैंने भी तो ऐसे ही किया था, क्या नाम है, ओपन से ही किया था। मैंने भी कॉलेज जा आके कोई नहीं, कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। मैं जब 11th-12th किया था ना स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से किया था। हुँ, तो उसके बाद ही मैंने सोच लिया था भाई कॉलेज कुछ भी हो जाए मैं ओपन से ही करूँगा। प्राइवेट स्कूल में जाते थे, समय वेस्ट होता था, टीचर कुछ पढ़ाते नहीं थे। हम सोचते थे भाई घर पे बैठ के पढ़ लेते। अब ट्यूशन स्कूल वाले से छुट्टी मार के घर पे बैठूँगा तो 75% का रट्टे लगा के बैठ जाते थे, 75% अटेंडेंस दो, हाँ, नहीं दे पाए अटेंडेंस का भी सी फिर मेडिकल दो, ये दो। हाँ, घर पे कॉल आने लग जाते थे स्कूल वाले के, भाई क्लास सेम खाली मेरे है। रेगुलर वाले में भी यही हाँ, होता है। सरकारी में ठीक था, सरकारी में बच्चे घर भग जाते थे, मतलब कि नहीं आते थे, चला लेते थे किसी तरह काम। मेरा अब फिर तो मुझे सर गवर्नमेंट में भी कंपल्सरी हो गया है। आप ना उस समय पे वो लोग आ जाते थे घर में, देखा बहुत ज़्यादा छुट्टी मारते थे, हम हमें कॉल आ जाती थी हमारे घर पे कि बहुत छुट्टी हो गई, बहुत छुट्टी हो गई है। मेरे कॉलेज से कॉल आ जाती है आज भी मेरे पापा को। वही प्राइवेट कॉलेज में हो, आप प्राइवेट कॉलेज में हो क्या? हुँ, हाँ, प्राइवेट कॉलेज में होती है, गवर्नमेंट वालों को हमें से कोई मतलब नहीं है इतनी। वो बस लास्ट लास्ट में नखरे दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, और पूरे साल डिस्टर्ब नहीं करते वो। इसलिए मैं ऐसे यहाँ किया तो था कि कॉलेज नहीं लूंगा। और कॉलेज में वैसे भी जो टीचर्स होते हैं ना वो उतना ध्यान नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें उतना यहाँ पे भी मतलब यही है, नहीं। लेकिन बस ये है ना, प्रेशर रहता है थोड़ा, इसलिए ये लोग कॉल-वॉल कर देते हैं, नहीं तो मेल डाल देते हैं। बस यही कर सकते हैं वो लोग, अपना अटेंडेंस करवा सकते हैं बस। ये देखेंगे क्लास में हुँ, कोई सर पढ़ा रहा है कि नहीं। यही घर होता में है बैठ सर के आराम से अपना ज़्यादातर। पढ़ लो। कॉलेज फेस्ट के टाइम पे तो बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं और हम विले क्लास में बैठे रहते हैं। हमने सही किया, बायो मैं सबसे मैं जब ले रहा था एडमिशन तो मेरे को एंथ्रोपोलॉजी ऐसा कुछ दिखा रहा था उस समय पे। हाँ, वो कुछ है सब्जेक्ट, मतलब मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन जब मैं देखा थोड़ी दिन बाद तो बायोकेमिस्ट्री का कोर्स आया, नया नया ऐसा, तो फिर मेरा अब यही लेना है, बायोकेमिस्ट्री और पहले केमिस्ट्री सर मेरे को। बायोकेमिस्ट्री से पहले मैंने बायोटेक्नोलॉजी देखा था, मुझे बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन फिर जब बायोटेक्नोलॉजी, उसमें देखा ना, हाँ, लेकिन जब देखा ना उसमें फिजिक्स फिजिक्स है। वगैरह आगे बहुत आ गए। बायोटेक्नोलॉजी में हाँ, फिजिक्स आएगी, टेक्नोलॉजी नाम ही काफी है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स आएगी आएगी। हाँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा ये नहीं लेनी। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना, बायोटेक्नोलॉजी मेरे को मिल रहा तो मैं लेता। मुझे फिजिक्स सही लगती है, मुझे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन ठीक लगता है, इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी लगती है। ये बायोलॉजी भी ठीक है, हालांकि जब तक एनिमल्स सर को मेरे को पढ़ो तो ना, बायोलॉजी ही अच्छी लगती है। जब तक एनिमल्स को पढ़ो तो बायोलॉजी भी ठीक है। एनिमल्स में भी जब प्लांट पे आ जाता तो बेकार हो जाती है। इवोल्यूशन, मुझे सबसे बकवास टॉपिक इवोल्यूशन लगता है। बायोलॉजी में सबसे अच्छा जेनेटिक्स, बायोलॉजी में जेनेटिक्स भी सबसे अच्छा अच्छा है। जेनेटिक्स, क्योंकि ये हुँ, एक्चुअल जो चीज़ है ना वो जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स में बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्शन मेन नहीं तो देखने को वही है। मिलता। जेनेटिक्स में कहीं एक्सेप्शन नहीं है भाई यार, ये तो ये ऐसा कोड है लेकिन ये तो काम ऐसा नहीं कर रहा। ऐसा कुछ एक्सेप्शन केमिस्ट्री और जे फिजिक्स में एक्सेप्शंस बहुत आते हैं। हाँ, फिजिक्स में एक्सेप्शन मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हर चीज़ पर कोई सा रूल 11th-12th में कोई सा याद सब याद होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल करने जाते थे, मैम बोलती थी यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन लगेगा, यहाँ पे ये वाला फिजि एक्सेप्शन लगेगा। फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन मैंने नहीं सुना है। फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन हो मैंने नहीं सुना है। नहीं केमिस्ट्री सर, में होती है। मतलब न्यूमेरिकल वगैरह करते थे ना, तो फिजिक्स वाली मैम यही बोलती थी कि यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन आ गया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, वो दिमाग नहीं, खराब हो। आपकी मैडम गलत बताती है।
फिजिक्स में कभी भी कोई फ़ॉर्मूला 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 लगा रहे हो नहीं हो रहा है, गलत फ़ॉर्मूला लगा रहे हो। कुछ और हाँ, हो चीज़ सकता है। मिस कर रहे हो। जैसे कि वो आता है लिफ्ट वाला कि लिफ्ट चल रही हो लिफ्ट एक्सेलरेटेड लिफ्ट जो जो हुँ, फ्रेम है वो फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रही होती है। तब हम वहाँ पे सूडो फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सूडो फोर्स होता नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे बस हमारे देखने का तरीका थोड़ा अलग है। फिजिक्स मेरे में को कभी तो भी समझ ही नहीं आई, हाँ, मैं दूर ही हाँ, रहती हूँ फिज़िक्स हालाँकि से। मैडम उस चीज़ को एक्सेप्शन बोल देती तो वो गलत है। फिजिक्स में कोई भी टर्म एक्सेप्शन नहीं कहलाती है। मैम तो यही बोलती थी, हाँ, तो हम हाँ, मान लेते, फिज़िक्स तो तब बस ऐसी हुई हाँ, है। ठीक है, एक्सेप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं है वो। तुमने सही ढंग से फ़ॉर्मूले नहीं दे रखे हैं, वो अलग चीज़ है। फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं आती है, कहीं पे भी नहीं आती है। केमिस्ट्री में आती है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में भी हैं। केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? एक्सेप्शन से ही तो भरी है केमिस्ट्री। देखो, इस साल के ज़्यादातर बच्चे जॉइन करेंगे जून-जुलाई के बाद। हालाँकि वो जब भी जॉइन करें, बीच में से ही तो पढ़ेंगे। सर इस साल के जून-जुलाई में भी एफबीसी के, एफबीसी थोड़ी बीसीएच के होंगे ना वो बच्चे हाँ, तो? बायोकेमिस्ट्री उनमें भी यही सब सिलेबस है। हुँ, ज़्यादातर सेम है, बस उनके 2 ही मैं बस देखा कि 2 ही अलग है। 2 सब्जेक्ट एडिशनल होंगे। मैंने जो जो एडिशनल प्रीवियस ईयर नहीं, के वो बच्चे एडिशनल को थे। हटा के वो एडिशनल तो मैं पढ़ाता ही नहीं, जो एडिशनल होते हैं, जो इंग्लिश विंग्लिश वो तो मैं पढ़ाता ही नहीं। 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स में नहीं थे। बस कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। अब नहीं, उनको जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे थे ना, वो बता रहे थे कि उनके तो 8 और 9 प्रैक्टिकल थे पहले ही। हाँ, मेरा होते तो हैं। जब भी 2 ही हैं। 2 ही प्रैक्टिकल बस 2 ही है? 2 ही हैं, वही नहीं हो पा रहे। वो ले कौन-कौन ही सा? नहीं रहे हैं जम सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ 101 और 103। 102 एंड 104। हाँ, 1 सॉरी 102 और 104 हुँ। बीबीसीसीएल। 101 अगर वो थियरी है ना, तो वो 101 के बाद आगे बढ़ो, तो वो होता है आपका हुँ, प्रैक्टिकल। 101 और 103 था मेरे पास थ्योरी में, और उसका प्रैक्टिकल है। बहुत लेट होता है, प्रैक्टिकल बहुत लेट होता है। लोग 2 साल मुझे पहले टे मुझे पहले टेंशन थी कि कब होंगे प्रैक्टिकल, कब होंगे। अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हो आया ही ना मैं, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहे हैं? अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के हो रहे हैं। सर बोल रहे थे कि मंडे को स्टार्ट करेंगे। लोग के 2 ईयर का पेपर दे रखा है, सेकंड ईयर का पेपर दे रखा है। अब आया है फर्स्ट ईयर का वो देने, क्या नाम है, कई प्रैक्टिकल। कई बच्चे तो सर ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, हाँ, और वो जो प्रैक्टिकल पूरे कंप्लीट नहीं हुआ। प्रैक्टिकल बचे अब एक साथ दे रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है क्योंकि वो जगह नहीं मिल पाती, सीट नहीं मिल पाती प्रैक्टिकल के लिए। हुँ, पहले लेकिन सर ये लोग फीस भी तो पे करवाते हैं ना, उनकी अब प्रैक्टिकल्स की फी पे करवाते हैं। वो पूरी फीस तो लेते हैं। इसलिए बच्चे हाँ, हुँ, 300 समथिंग रुपीज़ लेते हैं, तो इसलिए बच्चे सोचते हैं कि सेम ईयर में ही पूरा हो। हाँ, क्या इतना तो कोई बात नहीं। बाकी अगर ऑफलाइन कॉलेज में आपका कितना लग रहा है पर मंथ, ऐसा पर ईयर का कितना लग जाता है? पर ईयर का 10,000 समथिंग। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ऑफलाइन बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 10,000 सर वो मैक्स है ना। पर मंथ? हुँ, हाँ, अच्छा मेरे को लगा ईयर बोल रहे हो, क्या पर मैक्स 10,000 है ना? हुँ, फिर तो कम ही है। साल का 1,20,000 ही हुआ। अ, हाँ, तो इतना ही लगता है। हाँ, ये ठीक है। मेरे को लगा पर ईयर का कैसे बता रहे हो? पर ईयर भी इतना कितना? नहीं, पर ईयर तो फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज होता अगर पर ईयर इतना होता तो। फिर ठीक है, प्राइवेट में इतना इतना तो लेगा ही। प्राइवेट इतने नहीं लेगा तो क्या ही ले। हालाँकि उस चीज़ पे आगे चल के जॉब के लिए तो कॉम्पिटिशन ही निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं। हाँ सर, इस फील्ड में तो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही है। इस फ़ील्ड क्या कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें ऐसी नाम दे देता हो? हाँ सर, मेरे को इस फील्ड में ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिखे वैसे, नहीं तो किसी प्राइवेट जॉब में इतना स्कोप है नहीं। वो ऐसा है कि मेरा ऐसा है कि मेरे को जॉब्स नहीं पसंद, जॉब्स टाइप की चीज़ें मुझे नहीं पसंद। हुँ, या तो टीचिंग मतलब कि प्राइवेट टीचिंग, जब मन किया सर तब छोड़ इसमें दिया। वैसे वैसे इसमें ये एक और ऑप्शन भी है कि हम अपनी पैथ लैब खोल सकते हैं। अगर मैं अपनी पैथोलॉजी में कर लेती हूँ,
तुम आराम से एक पैथ लैब खोलो। पैथ लैब का क्या है? यहाँ पे जो वो होती है ना, क्या नाम है, अरे बी फार्मा की डिग्री नहीं होती है, हुँ। 2-2 लाख 3-3 लाख की 2.5 लाख रुपए की डिग्री मिल जाती है इधर तो। वो अगर ले लोगे तो वो तो आपकी पैथ लैब से भी ज़्यादा अच्छी डिग्री है। अ, फार्मा लेकिन सर हमारे फर्स्ट अभी सेकंड सेम में फार्मा ही थी, बकवास सब्जेक्ट पता ही अरे नहीं पड़ा। करनी कहाँ है, डिग्री लेनी है बस। मैं बता रहा हूँ डिग्री मिलती है, बिकती है डिग्री। लिया हुआ है, हमारी जान परिचित में लिया हुआ है। मैं जिस समय पे लिया हुआ था उस समय मेरा एज 18 नहीं था, तो उस समय पे नहीं तो मेरे नाम पे भी एक हो जाती। अभी भी दे रहे हैं, अब मेरी ओवरऑल एज भी हो गई है, अब मैं तो ले वो भी डिग्री सकता हूँ। तो यूज़लेस ही हुई ना फिर। क्यों यूजलेस हुई? कैसे यूजलेस हुई? मतलब हमें कोई नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट की, तो यूज़लेस ही हुई हमारे लिए। यूट्यूब खोलोगे ना, 1 साल तक हुँ, यूट्यूब में अगर 1-1 घंटा मतलब 2-2 घंटे भी पढ़ते हो, तो आपको इतनी नॉलेज हुँ, रहेगी जितनी केमिस्ट वालों को नहीं होती है। मैं हुँ, ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट से बहुत रिलेटेड हूँ। मेरे फादर जॉब करते हैं, इधर ही हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल, उधर जॉब करते हैं। मैं उधर रहता हूँ तो हुँ। देखा हूँ बंदे, बिल्कुल फ्रेशर बंदे आते हैं जिसको कुछ नहीं पता, डिग्री विग्री तो उसके पास है ही नहीं। वो आते हैं, केमिस्ट की शॉप में बैठते हैं, 1 साल बाद उनको बहुत सारी चीज़ आ गई। और जो हाँ, तो वो केमिस्ट तो वाला है, फील्ड का जो केमिस्ट पे बैठ मतलब के उसी हाँ, जो केमिस्ट पे बैठ के बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास भी डिग्री नहीं थी, ना ही उन्होंने कभी किया था, उन्होंने भी खरीदी अब इधर जाके। डिग्री नहीं, नॉलेज मैटर करता है कि नॉलेज, हाँ, चाहे तुम कॉलेज से वो नॉलेज लो या यूट्यूब से लो, यूट्यूब पे भी आजकल अच्छी नॉलेज मिलती है। हाँ, यूट्यूब पे बस भी बात आजकल बहुत खत्म है। ये सबसे अच्छा सोर्स हो गया और ऊपर से लोग क्या करते हैं, जो इनको बी फार्मा की डिग्री मिलती है, ये उनको किराए पे चढ़ा देते हैं, 15 हाँ, के ये और मैंने सबसे ज़्यादा सुना है कि ये लोग रेंट पे दे देते हैं 15 के टू डिग्री अपनी। 20 के रुपए इनको मिलते हैं पर मंथ के। ये इसलिए लोग फार्मा कर लेते हाँ, तो तभी फार्मा में ऐसा है ना कि आप डिग्री उसको भी चढ़ा सकते हो, ऊपर से आप अपना केमिस्ट खोल के रखोगे, तो वो भी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जाके सक्सेस मिल जाता है ज्यादातर लोग को, अगर सही हैं। प्लेस पे खोला है तो। ये फार्मा की डिग्री एक अच्छी डिग्री है, मतलब कि काम में आने वाली है। तो ऐसी होने नहीं कि को तो वो हाँ है और क्या, एक तो एक और है फिजियोथेरेपिस्ट की, वो भी अच्छी। फिजियोथेरेपी की डिग्री। हाँ, वो भी हाँ, क्योंकि अभी मेरी आप फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हो, हमारे इधर मैं देखे भी है, वो फिजियोथेरेपी बहुत सेंटर। ज़्यादा हाँ, पर चलते भी है, पर थेरेपी वो अच्छे खासे मिल जाते चलते भी है, हैं। सही रहता है, चल जाती है चीजें, बाकी जिनकी जो मर्जी। जब मैंने जॉइन करा ना तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था इस बारे में कि किस फील्ड में कितना स्कोप है। मेरे को तो लगा हाँ ठीक है इंटरेस्टिंग क्या डीएमएलटी? तो मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा था वो बहुत, अच्छा। इसलिए कर ली फिर बाद में ये फिजियोथेरेपिस्ट की और कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक में भी थी इन सब चीज़ों की। डीएमएलटी में क्या पढ़ाया जाता है वैसे? बीएमएलटी मतलब कि लैब कोर्स है ये, जो लैब में कोर्सेज होते हैं, मतलब लैब में जो स्टडीज होती हैं उन सब के ऊपर ही है। ये मैं अलग लैब स्टडी है क्या? हाँ, मतलब लैब साइंस के पैथोलॉजी ऊपर है। पैथोलॉजी टाइप की क्या? हाँ, पैथोलॉजी है एक तरह से पूरी। अच्छा। मतलब इसमें मल्टीपल पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, सेरोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है और हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोलॉजी है, ये सारा सब्जेक्ट मिला के हम इतना पढ़ते हैं। अच्छा, सही है, और मतलब कि बाकी मैं, हाँ टेस्टिंग वगैरह ब्लड टेस्ट, यूरिन और जो भी होते हैं। हाँ, पैथोलॉजी लैब में सही है। हुँ, इससे तो निकलते रहते होंगे, वैकेंसी निकलती रहती होंगी इसकी तो। बहुत निकलती हैं सबसे ज़्यादा एम्स में और इन सब में। इसकी तो वैकेंसी निकलती हो जाएगी पैथोलॉजी लैब की। एम्स में तो निकलती रहती हैं, आरएमएल में निकलती हैं, सफदरजंग में भी बहुत निकलती हैं, और दीनदयाल देखती में? रहती हूँ। दीनदयाल में? दीनदयाल में इतना सर जो मेन है ना वो नोटिफिकेशन सी आती है ना फ़ोन पे तो वो तभी दिखती है मेरे को, तो मैं अभी इतना सर्च करती नहीं वैकेंसीज़ के बारे में, क्योंकि पहले डिग्री तो पूरी कर लूँ। नहीं, फिर भी पता चलनी चाहिए, मतलब कि क्या क्या वाइज है, मतलब कि हाँ, मैं आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखती रहती हूँ कि पैटर्न क्या-क्या पता चलेगा क्वेश्चन कि मैं पैटर्न पता चलेगा हुँ, कि कब निकल रहा है और कितनी वैकेंसी निकली थी इस बार ये मतलब पता चलेगा कि कंपटीशन एम्स का कैसा है। थोड़ा एम्स का 3-4 हैं, एम्स है, आरआरबी है हम्म, और डी ट्रिपल एस भी है, एससिक है, एएसआईसी है ना,
हाँ, वो है ये कुछ हैं जो वैकेंसीज़ निकालती रहती है पैरामेडिकल की। सही है। तो ये तो मैं देखती रहती हूँ और पैटर्न भी देखे हैं मैंने एग्ज़ाम्स के। सिंपल है, निकल जाएगा आपका एग्ज़ाम आगे जाके। हुँ, चलो फिर अभी इतना ही रखते हैं अपन, ओके मैं भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बाय।